दोस्तों नमस्कार। वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ऐप में हर मंडे टेस्ट होता है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। आप यदि समय निकाल कर अटेम्प्ट करते हैं तो अच्छी बात है। यदि नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं या ऐप ही डाउनलोड नहीं किया तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें और जो भी टेस्ट प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है उनको अटेम्प्ट करें और अपनी प्रैक्टिस ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों ये टेस्ट नंबर 17 है और जैसा कि आपको पता है सॉल्यूशन हम यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। यदि आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया है तब भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, सभी क्वेश्चन को हमें एक्सप्लेन करेंगे। टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया तब भी ज़रूर देखें क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चंस है और सभी क्वेश्चन को हम कारण सहित विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका उत्तर ये क्यों और कैसे आया। इसलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। और आपसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा था टेस्ट में। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे आज के क्वेश्चनों से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाते हैं तो दोनों में आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। 100 वाट और 200 वोल्टेज रेटिंग वाला एक लैंप है जिसे 100 वोल्ट की सप्लाई पर हमने ऑपरेट किया तो इसका पावर कंजप्शन कितना होगा, शक्ति पर कितना प्रभाव पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कई बार बताया है कि एक बंद परिपथ में प्रतिरोध हमेशा नियत रहता है, रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है और यदि उसको मिलने वाली वोल्टेज कम हो जाती है तो उसका पावर कंजप्शन भी घट जाता है। अगर सीधे और साफ शब्दों में मैं बताऊं तो मैंने कई बार बताया आपको कि अगर वोल्टेज आधा होता है तो पावर कंजप्शन 1/4 हो जाता है। यदि वोल्टेज हाफ होती है तो पावर कंजप्शन 1/4 हो जाता है, यानी इसका उत्तर आपका 25 वाट होगा। अब बात यह है कि कैसे हो गया, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं ना कि वो 100 वोल्ट का ही पूछे, हो सकता है वो अगली बार आपसे 150 वोल्ट के बारे में पूछ लेता, तब आप कितना उत्तर करते हैं ना। आइए ज़रा सवाल को शुरू करते हैं। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको सबसे पहले दी गई रेटिंग से क्या करना है, रेजिस्टेंस निकाल देना है। R बराबर V²/P आएगा। इस मामले से जितना भी आएगा आपका वो रेजिस्टेंस आ जाएगा और नई देखो आपको वोल्टेज दी हुई है तो फिर आपको पावर का फॉर्मूला लगाना है V²/R। तो इस बार यहाँ पर वोल्टेज तो वो रखना है जिस पर हम उसे ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में 100 वोल्ट है तो यहाँ पर 100 वोल्ट आ जाएगा और रेजिस्टेंस वो जो आपने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया पहले वाली रेटिंग के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो कितना आएगा देखो 200 × 200, इसमें भाग देंगे 100 का, उत्तर आएगा 400 ओम। अब देखो रेजिस्टेंस इसका 400 ओम फिक्स है तो P बराबर V²/R कर दो। 100 × 100/400 करना है ना। तो देखो 100/4 अपने आप ही हो रहा है ना, उत्तर डी हो जाएगा 25 वाट। शायद किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे दोस्तों सवाल दिया कि कुछ वोल्ट मीटर की स्पेसिफिकेशंस निम्न प्रकार है, विशेषताएं निम्न प्रकार है। कौन सा वोल्ट मीटर मोस्ट सुटेबल है, यानी सबसे उपयुक्त वोल्ट मीटर कौन सा है, आपको ये बताना है। देखो दोस्तों वोल्ट मीटर की उपयुक्तता उसकी सुग्राहिता से निकाली जाती है। वोल्ट मीटर की सुग्राहिता ओम प्रति वोल्ट या किलो ओम प्रति वोल्ट में होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इसका मतलब जिस वोल्ट मीटर की सुग्राहिता अधिक होगी वो वोल्ट मीटर उतना ही सूटेबल माना जाता है। यानी आपको इस सवाल में प्रत्येक वोल्ट मीटर की सुग्राहिता निकालनी थी। देखो बी ऑप्शन में तो सुग्राहिता निकाल कर ही दे रखी थी 100 ओम प्रति वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अगर अपन देखें तो इसकी सुग्राहिता तो 100 ओम प्रति वोल्ट दे ही रखी है। अगर ए ऑप्शन की हम बात करें तो उसमें देखो 100 वोल्ट है और 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर इसकी आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये उत्तर आएगा 10 किलो ओम प्रति वोल्ट, यानी बी की अपेक्षा तो ए की ज़्यादा है।
लेकिन इसी प्रकार अगर आप सी ऑप्शन की देखते हैं तो 200 और 1 मिली एम्पीयर दिया हुआ है, तो इसकी सुग्राहिता 200 किलो ओम प्रति वोल्ट बनेगी। कैसे? हम आर निकाल रहे हैं वी बटे आई से और वोल्टेज के हिसाब से भाग दे रहे हैं, तो वो जितना भी प्रतिरोध होता है वो प्रति वोल्ट का ही कहलाता है। तो 200 किलो ओम प्रति वोल्ट हो गया। डी में अगर हम देखें तो 200 बटे 2 मिली एम्पीयर कर रहे हैं, तो ये उत्तर आ रहा है आपका 100 किलो ओम प्रति वोल्ट। राइट, कितना आ रहा है? 100 किलो ओम प्रति वोल्ट। तो सबसे ज़्यादा कौन से की हुई? सी, 200 वोल्ट और 1 मिली एम्पीयर वाला जो है सबसे मोस्ट सूटेबल माना जाएगा। 200 वोल्ट और 1 मिली एम्पीयर जो वोल्ट मीटर है वो मोस्ट सूटेबल है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि क्यू मीटर का प्रचालन सिद्धांत क्या है? ऑपरेशन और वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो क्यू मीटर, वैसे इसको क्यूसेंट पॉइंट मीटर भी नाम से भी जाना जाता है, और ये सीरीज रेजोनेंट के सिद्धांत पर काम करता है। सी उत्तर सही होगा। सीरीज रेजोनेंस सिद्धांत पर ये आधारित होता है, ये काम करता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सीरीज रेजोनेंट परिपथ में क्या होता है? देखिए दोस्तों, रेजोनेंस परिपथ किसको बोलते हैं आप सभी जानते होंगे, जहां इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस के मान के बराबर हो जाए। ऐसे में इन परिपथों का जो परिणामी प्रतिघात होता है वो हमेशा कितना होता है? 0 होता है, यानी इन सर्किट में कोई रिएक्टेंस नहीं होता। डी उत्तर हो जाएगा। XL माइनस XC करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 0 आएगा, दोनों के अंतर के बराबर होता है। या अगर वैल्यूएशन के रूप में पूछे तो वैसे ध्यान रखना R बराबर ZB होता है इसमें, है ना। अगला सवाल है कि किस राशि में वृद्धि होने से धारितीय परिपथ में प्रवाहित धारा में भी वृद्धि होगी? देखो दोस्तों, IC ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है VC/XC। अब दो चीज़ें हैं, अगर वोल्टेज के मान में वृद्धि होगी तब धारा के मान में वृद्धि होगी। दूसरा, इंक्रीजिंग के लिए पूछा है तो जो XC होता है वो 1/2 पाई FC होता है, यानी XC की जगह अगर अपन रखें तो यहाँ 1 आ जाएगा और फिर 2 पाई F और C आएगा, यानी वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस, इन तीनों के मान में यदि वृद्धि होती है तो उसमें से प्रवाहित धारा के मान में भी वृद्धि ही होगी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एक LED किस भाग से प्रकाश उत्पन्न करता है? LED का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड होता है। जब इसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया जाता है तो ये रेक्टिफिकेशन की बजाय लाइट इमिट करती है हमेशा। तो LED जो होती है वो, क्योंकि जो क्वांटम इलेक्ट्रॉन की थ्योरी होती है उस सिद्धांत पर आधारित होती है, और क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो वो प्रकाश उत्पन्न करता है। इस प्रकाश को यदि फोटोन की तरह यूज किया जाए तो और अधिक ऊष्मा और प्रकाश वो उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए LED को हम किसी सेमीकंडक्टर का बनाते हैं जो कंपाउंड करता है। कंपाउंड करने का मतलब होता है यौगिक या मिश्रण, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, इस तरह की होती है। तो उससे वो और अधिक प्रकाश उत्पन्न करती है और वो प्रकाश उसके जंक्शन से निकलता है। उत्तर हमारा सी होगा, PN जंक्शन होगा। सी ऑप्शन सही करेंगे, जंक्शन से प्रकाश उत्पन्न करती है। इसी तरह से फोटो कंडक्टिव डायोड का भी अगर आ जाए तो ध्यान रखना, जब उसके जंक्शन पर प्रकाश गिरता है तो वो कार्य करता है। अगला हमारा सवाल है RLC समांतर परिपथ है, यदि पावर फैक्टर लीडिंग हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? माय डियर, समांतर क्रम में VL/VC का मान तो हमेशा बराबर होता है, चाहे XC और XL का मान कुछ भी क्यों ना हो। अब समांतर क्रम में जो पावर फैक्टर को डिसाइड करता है वो फैक्टर होता है करंट, यानी धारा जो होती है वो पावर फैक्टर को डिसाइड करती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, यदि XL का मान XC से अधिक होगा तो IL की अपेक्षा IC का मान अधिक होगा, यानी अगर, क्योंकि वोल्टेज तो समान मिल रहा है और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान ज़्यादा है तो इंडक्टर में से चलने वाली धारा कम होगी, तो हायर करंट किसकी हुई? कैपेसिटर की। इसलिए लीडिंग पावर फैक्टर के दौरान क्या होता है? XL का मान XC के मान से अधिक होता है। समांतर की बात कर रहा हूँ मैं। यदि ये सीरीज सर्किट की बात होती ना तब अपने सी उत्तर सही होता, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, धारा तो बराबर होती है, IL और IC का मान तो बराबर होता है, चाहे VL/VC का मान कुछ भी हो, XL XC का मान कुछ भी हो। सीरीज में
पावर फैक्टर को डिसाइड करता है वोल्टेज, कि वोल्टेज कैसे कैसे होगा। और वोल्टेज जो होता है वो डिपेंड करेगा, क्योंकि आई एल इंटू एक्स एल, आई सी इंटू एक्स सी फॉर्मूला लगा करके इसका उत्तर किया जाता है। तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा किस पर होगा, वो इस सीरीज़ में जो है वो पावर फैक्टर डिसाइड करेगा। खैर दोबारा सुन लीजिए, अभी के लिए डी उत्तर सही है। सीरीज़ के लिए अगर पूछ लेता तो सी उत्तर करना होता हमें, और अगर जस्ट अपोजिट होता, मान लीजिए कि पावर फैक्टर लेगिंग के बारे में होता, तब अपन सी उत्तर करते इसी समांतर वाले के लिए। अगला सवाल है, नीचे दिया गया चित्र किस घटक का मानक संकेत है। देखिए डायग्राम आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ये एक प्रतिरोध का सिंबल है और इस पर प्रकाश गिर रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, LDR, लाइट डिपेंडेड रेजिस्टर, यानी प्रकाश पर निर्भर करने वाले प्रतिरोधक जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कर देंगे ए। VDR होते हैं वोल्टेज डिपेंडेड रेजिस्टर, PTC का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, NTC का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मैक्सिमम पावर की स्थिति में एक DC मोटर में बैक EMF और सप्लाई वोल्टेज का अनुपात कितना होता है। देखिए दोस्तों, अधिकतम शक्ति के समय मैंने आपको बताया कि बैक EMF सप्लाई वोल्टेज के आधे के बराबर होता है, या फिर दूसरी बात याद रख सकते हो कि वोल्टेज जो है वो बैक EMF का 2 गुना होता है। दो बातें हैं ना। अब किसका रेशियो पूछा है आपको ये ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर बैक EMF बटे सप्लाई वोल्टेज पूछा है, तो बैक EMF अगर 1 है तो सप्लाई वोल्टेज 2 होता है, यानी रेशियो 1/2 हो गया, 0.5 हो गया। अगर ये सवाल अपोजिट होता, यानी सप्लाई वोल्टेज बटे बैक EMF का होता, तब आपका उत्तर 2 आता। ध्यान रखें क्वेश्चन कैसा पूछा गया है आपसे, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला सवाल है, DC मशीन में आर्मेचर कॉपर लॉस फुल लोड टोटल लॉस का कितना % होता है। तो सबसे अधिक आर्मेचर कॉपर लॉस ही होता है, ये तो ध्यान रखें। और लगभग 30 से 40% के आसपास जो टोटल लॉस हो रहा है उसका 30 से 40% के आसपास आर्मेचर कॉपर लॉस ही होता है। नंबर 2 पर आता है शंट फील्ड कॉपर लॉस, ध्यान रखें। खैर अभी के लिए हमारा सी उत्तर है, 30 से 40% वाला ऑप्शन हम करेंगे। अगला सवाल है, 250 वोल्ट सप्लाई पर एक इनकैंडिसेंट लैंप है, 0.4 एम्पियर का करंट ले रहा है और इसकी एफिशिएंसी 10 ल्यूमन प्रति वाट है। आउटपुट में दिए गए प्रकाश की गणना कीजिए, बताइए कितना प्रकाश देगा। देखो लैंप की दक्षता 10 ल्यूमन प्रति वाट है, यानी 1 वाट कंजप्शन करवाता है, तो प्रकाश कितना दे रहा है, 10 ल्यूमन का। तो हम इसकी वाटेज निकाल देंगे और V × I करेंगे, लगभग 100 वाट बनेगा। तो 100 वाट × 10 करेंगे तो 1000 ल्यूमन आ जाएगा, यानी इसने लगभग कितनी लाइट आउटपुट देनी है, 1000 ल्यूमन का प्रकाश आउटपुट में ये दे देगा। अगला सवाल है, एक ट्यूबलाइट को DC पर ऑपरेट करना है, आवश्यक अतिरिक्त युक्ति कौन सी है। माय डियर, फ्लोरेसेंट लैंप को AC और DC दोनों पर ऑपरेट कर सकते हैं। फ़र्क इतना सा है कि AC पर तो चौक उसमें धारा प्रवाह का अपोज कर देती है, लेकिन DC पर नहीं कर दी। इसलिए DC पर करंट ज़्यादा ना प्रवाहित हो, इसलिए करंट कंट्रोल करने के लिए हमें DC में रेजिस्टर की आवश्यकता होगी, प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। यानी अलग से हमें एक प्रतिरोध लगाना होगा, उसके बाद हम ट्यूबलाइट को DC पर भी चला सकते हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है। चुंबकीय पदार्थ 2 तरह के होते हैं, हार्ड मैग्नेटिक और सॉफ्ट मैग्नेटिक। ठीक है, तो हमारा सिलिकॉन स्टील जो है ये तो आता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में, जैसे माइल्ड स्टील, सॉफ्ट आयरन, नरम लोहा, ये सारे इसी में आते हैं। जबकि एल्निको, कोबाल्ट स्टील, क्रोमियम स्टील, टंगस्टन स्टील, ये जो इस तरह के पदार्थ होते हैं ये सारे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में आते हैं। अभी के लिए हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल है, धातु के किस यांत्रिक गुण के कारण उसे कटिंग टूल बनाने में उपयोग करते हैं। साथियों, धातुओं में यांत्रिक गुण होते हैं लगभग 11 प्रकार के। मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाला, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, हार्डनेस, टफनेस, ये सारे होते हैं। तो जो हार्डनेस यानी कठोरता का जो गुण होता है ना, इसमें क्या है कि धातु खुद बिना घिसे, बिना टूटे, बिना कटे दूसरे को काटने में सक्षम होती है। इसलिए जिसमें कठोरता का गुण होता है, हार्डनेस का, उसके कटिंग टूल बनाए जाते हैं। डक्टिलिटी गुण के कारण इसको हिंदी में तन्यता बोलते हैं, तार बनाने में काम आता है, पतला पतला खींचने में काम आता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि खींचने से उसके रूप में परिवर्तन हो, लेकिन छोड़ते ही अपने मूल रूप में वापस आ जाती हो। जैसे
रबर बैंड हो गया, स्प्रिंग हो गया। ब्रिटलनेस को हिंदी में बोलते हैं भंगुरता। तो जैसे हमारा कास्ट आयरन है, ग्लास हो गया, कांच हो गया, हल्की सी चोट से ही धातु टूट जाती हो, वो उसका ब्रिटलनेस का गुण होता है, जैसे बेकिलाइट में भी होता है। अगला सवाल है, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, कौन होते हैं? तो वो मेटल्स है, धातुएं जो होती है ना, धातु में जैसे अपने मान लीजिए लोहा धातु में ही आएगा, तो हम देखते हैं कि लोहा गर्म हो जाता है अगर ऊष्मा के संपर्क में आता है, और धारा के संपर्क में आता है तो इसमें धारा प्रवाह भी होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है? दोस्तों सेमीकंडक्टर मटेरियल एक तो होता है सिलिकॉन, एक होता है जर्मेनियम, और उसके बाद एक और होता है जिसका नाम है सेलेनियम। ठीक है ना, सिलिका है ना, कार्बोरेंडम और गैलियम आर्सेनिक। गैलियम आर्सेनिक तो एक सेमीकंडक्टर नहीं होकर के कंपाउंड है, एक यौगिक या मिश्रण इसको कहा जाता है। तो ए ऑप्शन रहेगा, सेलेनियम एक अर्धचालक पदार्थ है। अगला सवाल है, निम्न में से किस में कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं? तो प्रत्येक में 3-3 इस तरह के आपने देखे होंगे, खैर मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था। और ये इस तरह से ओवरलैप जो करते हैं ना दोस्तों, ये करते हैं चालक में। ठीक है, कंडक्टर आएगा। इंसुलेटर में फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत होती है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन के बीच होती है। और सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसमें सिलिकॉन के लिए 1.12 और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का खाली होता है, कभी ओवरलैप नहीं करता। जो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं वो होते हैं चालक। आगे दिया गया कि दी गई ट्रू टेबल किस लॉजिक गेट की है? एक ट्रू टेबल दी गई थी, आपको ट्रू टेबल को पहचान करना था। हालांकि ट्रू टेबल को पहचान करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आउटपुट की जगह देखो A/B लिख दिया। और अब तो जहाँ तक मेरा मानना है सभी समझ गए होंगे, A/B जो है वो एंड गेट की होती है, राइट। तो फिर इसमें उत्तर करने में आपको कोई समस्या आनी नहीं चाहिए थी। क्या आएगा? एंड गेट हो जाएगा। और गेट का जो है वो A+B होता है। ठीक है, अगला सवाल है, नीचे दिए गए आकृति में भार का पावर फैक्टर ज्ञात कीजिए, किस तरह का है? यानी 2 वाटमीटर विधि से हमें दिखाया गया, एक मोटर चल रही है, 2 वाटमीटर लगे हुए हैं, दोनों वाटमीटर में से एक की रीडिंग 0 है और एक दे रहा है पूरी रीडिंग 1500 वाट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया ना। 2 वाटमीटर विधि में एक वाटमीटर जब 0 रीडिंग देता है तो पावर फैक्टर 0.5 होता है। और वैसे देखो इंडक्शन मोटर है तो पावर फैक्टर लेगिंग ही आएगा, तो 0.5 लेगिंग हो गया। अगला सवाल है, एक एनर्जी मीटर का नियतांक 1500 चक्र प्रति kWh है, एक चक्कर में खपत ऊर्जा की गणना कीजिए, कितना आएगा? देखो भाई 1500 चक्कर में कितना कंजप्शन हो रहा है? 1 किलोवाट इंटू घंटे। ठीक है, इसको चेंज कर देता हूँ मैं। क्या कर देता हूँ? क्योंकि सारे उत्तर वाट मिनट में दिए हुए हैं तो उसे हम भी क्या करते हैं, वाट मिनट में बदल लेते हैं। तो 1000 वाट हो जाएगा और 1 घंटे में 60 मिनट हो जाएगी, यानी 1500 चक्कर में 60,000 वाट मिनट उत्तर हो गया। तो फिर एक चक्र का ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 1500 चक्रों का इसमें भाग दे देंगे। उत्तर कितना आएगा? उत्तर आएगा 40 वाट मिनट। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी क्या करना है कि जो किलोवाट घंटे दिया हुआ था उसको वाट मिनट में कन्वर्ट कर लो और फिर एक चक्कर का निकालना था, इसलिए चक्रों की संख्या का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है, एक एमीटर के लिए जो शंट प्रतिरोध हम चूज करते हैं वो किसका बना होता है? शंट प्रतिरोध के लिए मैग्नीन धातु का उपयोग किया जाता है। शंट जो है वो मैग्नीन का बना होता है। शंट एमीटर कॉइल के समांतर में लगता है, जिससे एमीटर धारा को बाईपास कर देता है और एमीटर की रेंज बढ़ जाती है। अगला सवाल है कि अर्थ टेस्टर से जब हम रेजिस्टेंस मेजरमेंट लेते हैं तो अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों ओर भिन्न प्रकार के मान लेते हैं, उनमें से कौन सा मान अर्थिंग का माना जाएगा? तो माना जाता है उन सब का औसत मान। यानी जैसे एक 1 ओम आया है, एक 0.2 ओम आया है, एक 0.8 ओम आया है और एक मान लीजिए कि 0.6 ओम आया है, एक मान लीजिए कि 2.5 ओम आए। तो इन 500 वैल्यू को जोड़ करके उसमें 5 का भाग दे देंगे, जो भी मान आएगा वो उसका प्रतिरोध मान माना जाता है। यानी औसत मान जो होता है वो अर्थ का वास्तविक प्रतिरोध मान के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट सवाल पूछा कि 2 बिंदुओं के बीच करंट बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा? दोस्तों 2 बिंदुओं के बीच धारा प्रवाह तभी होता है जब उनके बीच विभव में अंतर हो।
यदि दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल समान होगा, विभव एक समान होगा, तो धारा प्रवाह नहीं होगा। इसलिए उनमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर होना जरूरी है, विभव में अंतर होना जरूरी है। सी आएगा डिफरेंस इन पोटेंशियल। और HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर पूछा है। वैसे दोस्तों ध्यान रखें कि एक फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर हमेशा इकाई से अधिक होता है। ये फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट का अनुपात होता है, ठीक है। लेकिन ये इकाई के जितना नज़दीक हो उतना बेटर होता है, क्योंकि ये यूँ संकेत करता है कि फ्यूज किस मान पर उड़ गया था। HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 होता है, जबकि रिवायरेबल का 1.4 से 1.7 होता है, जो कभी कभार 2 तक भी हो सकता है। अगला सवाल है 10 एम्पियर के लोड करंट वाले किसी अधिष्ठापना में लीकेज करंट का मान से अधिक नहीं होना चाहिए। लीकेज करंट जो है वो अपने निर्धारित पूर्ण भार धारा के 5000वें भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। हम सब जानते हैं एक परिपथ में लीकेज करंट का मान कितना मान्य है, 1/5000वां भाग। तो 10 एम्पियर का 5000वां भाग आप निकाल दीजिए, उत्तर आएगा 2 मिली एम्पियर। कैलकुलेशन करके आप अपने उत्तर का मिलान जरूर करना, 2 मिली एम्पियर उत्तर आएगा, यानी 2 मिली एम्पियर से ज़्यादा लीकेज करंट इस सर्किट में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बस दोस्तों यही थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर करना।